प्रिय बच्चों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं गुरु सर। तो चलिए आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 का 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्क्रीन पर दिख रहा है बाबू, चलिए हम पढ़कर सुना देते हैं। कह रहे किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। एक व्यापार संघ है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिएगा तब बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। लैंग्वेज है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। किसी व्यापार संघ है, व्यापारियों का यूनिटी है, उसके पास 30,000 रुपया का कोष है, 30,000 रुपया है, उसे दो प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है, डालना चाहता है, जिसके प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। पहला बांड पर 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, दूसरा पर 7% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज, पहला में क्वेश्चन दिया है बाबू 1800 और दूसरा में दिया है बी में 2,000 रुपया। तो इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो देखिए ए के लिए भी इतना लिखना पड़ेगा और बी के लिए भी इतना लिखना पड़ेगा, यहां से चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से अपनी भाषा में समझेंगे। कह रहे कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है जिसको दो प्रकार के कामों में मान लो कि लगाना है, दो जगह जमा करना है। तो एक जगह जो जमा कर रहा है उस पर 5% ब्याज मिल रहा है और दूसरा जगह जो जमा कर रहा है उस पर 7% ब्याज मिल रहा है। तो बाबू कह रहे कि वो पहला में कितना डाले या दूसरा में कितना डाले कि टोटल मिलाकर उसको ब्याज जो है 1,800 रुपया मिले, टोटल ब्याज 1,800 रुपया मिले। तो सबसे पहले बाबू हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग बिना आव्यूह के भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि पहला मान लेते हैं कि माना कि पहले बांड में जमा राशि 100 रुपया, माना कि पहला बांड में जमा राशि 100 रुपया, पहला जो सिस्टम है उसमें 100 रुपया जमा कर रहे हैं, पता नहीं कि कितना जमा कर रहे हैं, तो हम लोग 100 मान लेते हैं। दूसरे बांड में जमा राशि टोटल 30,000 है, जब इसमें 100 रुपया जमा कर दिया तो दूसरा में 30,000 माइनस 100 रुपया जमा करेगा। अब ये तो पता चल गया कि इतना जमा कर रहा है, लेकिन अब ब्याज के विषय में थोड़ा आव्यूह बना लेते हैं। आव्यूह का प्रयोग करके कह रहा है बनाइए। तो माना कि निवेश राशि से बना आव्यूह ए तथा वार्षिक ब्याज से बना आव्यूह बी है। अब बाबू एक बात ध्यान देना, ए को क्षैतिज आव्यूह में सजाए हैं और बी को हम लोग क्या किए हैं, स्तंभ में सजाए हैं। क्योंकि गुणा करेंगे तो जो हमारा ब्याज है टोटल, इसे मान लो कि हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं, हमको 5% ब्याज मिल रहा है, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो 100 का 5%, 100 का 5%, तो 5/100 कट गया, कितना 5 रुपया मिलेगा। तो क्या कर रहे हैं, गुणा, मूलधन में ब्याज दर से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमारा आ जा रहा है कि ब्याज कितना मिला, तो वही करेंगे। तो प्रश्न से यानी कि टोटल ब्याज, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज है बाबू यानी कि ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मूलधन है जो जमा कर रहे हैं, ये ब्याज है जो हमें मिल रहा है। तो टोटल जो जमा कर रहे हैं 100 रुपया जमा कर रहे हैं और 100 पर हमें 20% ब्याज मिल रहा है, तो टोटल कितना ब्याज हुआ, तो 100 का 20%। ये बताओ क्या मतलब गुणा, तो यहां बताओ कि गुणा हो रहा है कि नहीं जो जमा कर रहे हैं उसमें। तो जमा क्या कर रहे हैं, तो ये मूलधन है, निवेश राशि से बना आव्यूह है और ये ब्याज दर है, तो दोनों में गुणा कर देंगे। ऐसे पता चला कि गुणा करेंगे। अब ध्यान देंगे कि कुल ब्याज दिया है इसमें ए में कितना, 1,800। तो इसको बाबू हम आव्यूह में लिखते हैं। क्यों आव्यूह में, क्योंकि ये भी आव्यूह है। तो ए दिया है x, यहां है 30,000 माइनस x इंटू बी
तो b का हो जाएगा 5/100 7/100। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे बाबू। तो यहां हो जाएगा 1800 बराबर, इससे इसमें गुणा कर देते हैं। तो x में इससे करेंगे तो 5x/100 बीच में प्लस, इसमें इससे करेंगे तो 7/100 इंटू 30,000 माइनस x। ये अभी है। अब ऐसा कर सकते हैं कि अभी हो के तुलना करके अभी के चिन्ह को हटा सकते हैं तुलना करने पर। तुलना कर देते हैं तो तुलना करने पर हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा करेंगे हम लोग कि ये 1800 रहेगा, अभी हटा दो 1800, इसमें हो जाएगा 5x/100 प्लस, इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 गो 0 कट जाएगा, तो 70 2 गो 0 कट गया तो कितना आ गया 70 2 गो 0 बचेगा, अब बीच में माइनस, इससे फिर इसमें करेंगे तो 7x/100। अब सुनिए, आप लोग देख रहे हैं कि 5x/100 7x/100 एक जाति का है। तो 7x में से 5x घटेगा तो -2x, तो यहां हो जाएगा बाबू 1800 बराबर -2x/100 अब प्लस 2100 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा। चलिए इधर कर देते हैं 2100 को, -2100, ये हो जाएगा -2x/100। इसमें से 1800 घटेगा तो 18 3 21 -300, आइए हो जाएगा -2x/100, कट जाएगा। इस इधर गुणा होगा तो 3 पर 300 होगा बाबू, यहाँ सॉरी 300 और 300 में 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30,000 बराबर 2x, 2 से कटा दो तो कितना 15,000, तो x बराबर हो जाएगा 15,000। तो अतः प्रथम बांड में निवेश राशि 15,000 तथा दूसरा बांड में निवेश राशि, दूसरा बांड में बाबू निवेश राशि क्या हो जाएगा। तो 30,000 में से 15,000 क्या करेंगे 30,000 -x, तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ए बन गया। आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे और बी बना करके उसका कमेंट में जवाब देंगे बाबू। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो अभी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी पुस्तक की दुकान में पुस्तक की संख्या दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो माना कि पुस्तकों की संख्या से बना अवयव ए तथा उनके मूल्यों से बना
उनके मूल्यों से बना आव्यूह बी है। चलिए, तो ए बराबर बाबू हम लोग देखते हैं कि पुस्तकों की संख्या है, कह रहे हैं कि 10 दर्जन। 10 दर्जन क्या है? तो रसायन विज्ञान है। 8 दर्जन क्या है? तो भौतिक विज्ञान है। इसके बाद बाबू हम लोग देख रहे हैं कि 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। 10 दर्जन क्या है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है। इसके बाद कह रहा है कि इसको हम संख्या में बदल देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। संख्या में बदलेंगे तो 10 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12 पीस, तो 12 में 120 पीस केमिस्ट्री है। और ये 12 8 96 पीस फिजिक्स है। 12 में 120 अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स। इसके बाद कह रहा है कि उनका मूल्य यानी एक पुस्तक का मूल्य यानी कि बी, इसको हम लोग स्तंभ में रखेंगे। तो बी कह रहा है कि 80 रुपया, एक केमिस्ट्री के पुस्तक का दाम है 80 रुपया, और फिजिक्स के पुस्तक का दाम है 60 रुपया, और बाबू इकोनॉमिक्स का दाम है 40 रुपया। तो कह रहा है कि इसको बेचने से कुल प्राप्त धनराशि। अब आप लोग बताइए कि हमारे पास जो एक पुस्तक का कीमत है वो 80 रुपया है, टोटल हमारे पास 120 पुस्तक है, तो कितना दाम होगा बेचने पर? तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे कि पुस्तक बेचने से दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि। तो चलिए देखिए बाबू, ए इंटू बी। तो ए को लिख देते हैं पहले। तो ए 120 96 120 इंटू बी 80 60 40। अब गुणा कर देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखते हैं यहां। तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में तो देखिए 12 बटे 96, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे 6 36 का 6 और 6 9 54 और 3 55 56 57 1 0, अब प्लस बच्चों के 48, 48 कर दो, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे और डबल 0। अब क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 0 आएगा, 0 6 0 6 आएगा, 8 7 15 और 15 6 21 21 का 1, 4 5 9 और 9 18 9 9 18, ये कितना हुआ था? 2 20। इतना रुपया है, टोटल हो जाएगा 20,160 रुपया। इतना धनराशि प्राप्त होगा। तो चलिए अब इधर चुनना है। देखिए x का कोटि ये दिया है, y का कोटि ये दिया है, z का कोटि ये दिया है, w का कोटि ये दिया है, p का कोटि ये दिया है। तो हमें 21 और 22 नंबर क्वेश्चन को बनाना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के प्रति परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होंगे? ए पी तथा के पर क्या प्रतिबंध होंगे? तो अब देखते हैं बाबू कि एन पी तथा के पर क्या प्रतिबंध होंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन दिया है, ये इसको परिभाषित होने के लिए। तो यहाँ देखिए y है, इसमें भी y है, y कॉमन कर सकते हैं। तो y कॉमन कर सकते हैं, तो देखो y दोनों में बाद में है। अभी उसके गुणन के विषय में जब तुम लोग प्रॉपर्टी पढ़ाए थे तो बताए थे
कि इसमें y बाद में है तो बाद में कॉमन करेंगे, तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि p प्लस w इंटू। तो यहां बाबू कह रहे हैं कि p प्लस w यानी p और w का योग, तो लिखेंगे चूंकि p प्लस w तभी संभव है, तभी संभव है जब दोनों की कोटि क्या हो, बराबर हो। आप लोगों को बताया गया है कि अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों की कोटि क्या हो, बराबर हो। तो p प्लस w कब संभव है, जब दोनों की कोटि बराबर है। इसलिए p का कोटि क्या है बाबू, देखो p का कोटि p बाई k है, p बाई k बराबर किसका कोटि बराबर हो, w का। तो w का कोटि देखिए n बाई 3 है, n बाई 3, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब n बाई 3 या p बाई k, इसका मतलब p किसके बराबर है, n के, k किसके बराबर है, 3 का। तुलना कर देंगे, तुलना करने को तो यहाँ p बराबर n और k बराबर 3। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या है, k बराबर 3 p बराबर n, तो ऑप्शन हो जाएगा a। इसके बाद बाबू 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि होगा। अगर n बराबर p है तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि बताना है क्या होगा। अगर बाबू मान लो बताना है कि इसमें जैसे x है, तो x में अगर 7 से गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, a एक अवयव है 5 3 2 1, अगर a में हम 7 से गुणा कर देते हैं तो क्या इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इसका कोटि बदलेगा, कोटि नहीं बदल, 2 बाई 2 कोटि का है तो 2 बाई 2 ये का रहेगा। तो यानी कि x जितना कोटि का होगा उतना ही कोटि का 7x भी होगा, और z जितना कोटि का होगा उतना ही कोटि का 5z भी होगा। तो अब आप लोगों को बताया गया होगा कि a प्लस b, किसमें बताया गया है, थ्योरी जब पढ़ाया गया तो a प्लस b की कोटि a और b के कोटि के बराबर होता है। इसीलिए a माइनस b के कोटि भी a और b के कोटि के बराबर होता है। आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया गया है a प्लस b की कोटि a और b के कोटि के बराबर होता है, a माइनस b के कोटि a और b के कोटि के बराबर होता है। तो 7x माइनस 5z की, इसलिए 7x माइनस 5z की कोटि x के और z के कोटि के बराबर होगा। इसलिए अब देखते हैं कोटि क्या होगा। कोटि x का कोटि क्या है बाबू, तो 2/n, या z का कोटि क्या है तो 2/3। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया है वो आंसर हो जाएगा। ये दिया होगा तो ये होगा, ये दिया होगा तो ये होगा। तो देख लेते हैं 2/n या 2/p, तो 2/n दिया है बी ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा बाबू बी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पढ़ाया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाबू अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सके। और आप मेरे चैनल पर हैं तो संपूर्ण कोर्स करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।